फिर मुंशी जी ने पुचकार कर कहा, यहाँ आओ मेरे पास। मैं सजा नहीं दूंगा, मैं तो धमका देता हूँ ताकि तुम लोग मेहनत से पढ़ो। हरि मुंशी जी के पास चला गया। उनके पास पहुंचकर रो पड़ा था। उन्होंने उसके आंसू पोंछे। रोते नहीं हैं, मेहनत करते हैं। मैं किस लिए हूँ? तुम्हें समझाने के लिए ही ना। एक बार ना समझ में आए दोबारा पूछो, दोबारा भी ना समझ में आए तो तीसरी बार पूछो। मैं मेहनत से पढ़ाना चाहता हूँ और तुम मेहनत से पढ़ो। मुंशी जी की बात पूरी कक्षा सुन रही थी। हर कक्षा में जैसे अनेक प्रकार के लड़के होते हैं, कक्षा 7 में भी थे। मुंशी जी इस कक्षा को गणित पढ़ाते थे। गणित में मुंशी जी का इतना नाम था कि अन्य स्कूलों के लड़के भी उस स्कूल में इसीलिए पढ़ना चाहते थे कि वहाँ पर मुंशी जी गणित के अध्यापक हैं और उन जैसा गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ना चित्राहाट में ना बाहा में। हम लोगों को तो ये विश्वास था कि शायद आगरा भर में उनके जैसा गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जो हो पर आसपास के स्कूलों में तो नहीं था। हम लोग तब ज्यादा बड़े नहीं थे। कक्षा 7 के लड़के कितने बड़े हो सकते हैं? फिर भी समझते सब कुछ थे। तभी तो उस समय की बातें अब भी स्मृति में बनी हुई हैं। उस स्कूल में अध्यापक कई थे, 7-8, पर याद मुंशी जी की ही है या हिंदी वाले अध्यापक की जो कविता लिख देते थे। और प्रभात फेरी के समय हम लोगों को उनकी लिखी कविता गानी पड़ती थी। उनकी कॉपी में लिखी कविता हमारे लिए वेद के समान महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हम लोगों के विचार में कविता लिखने वाला व्यक्ति या तो तुलसीदास जैसा महान था या सूरदास और कबीरदास जैसा। हिंदी वाले अध्यापक इन्हीं में से किसी के समान थे। पर हम लोगों पर मुंशी जी की छाप तो अजीब सी पड़ी थी। पढ़ाई का काम भी मेहनत का काम है, यह मुंशी जी से ही सीखा था। पढ़ाई दाल भात का कौर नहीं है। जैसे खेती या मजदूरी दाल भात का कौर नहीं है। जो मेहनत से भागता हो वह पढ़ाई का काम ना करे, वह कुछ और करे। मुंशी जी ने हमें पढ़ाकू बनाया था और मेहनती भी। उनके पढ़ाने पर ही धर्मवीर कभी 100 में 100 और कभी 100 में 99 या 98 नंबर लाता था। कुछ और भी अच्छे लड़के थे, पर धर्मवीर की बात ही अलग थी। आखिर वह मुंशी जी का शिष्य था। हम लोग भी मुंशी जी के शिष्य थे। गणित में अधिक अच्छे नहीं निकले तो गणित के कारण गाड़ी कहीं रुकी भी नहीं। उस समय की एक हंसाने वाली घटना याद आती है। वह घटना है करीमुद्दीन की। करीमुद्दीन, अफरोज और सलीम तीनों ही हम लोगों के दोस्त थे। फिर भी अफरोज और सलीम जैसा करीमुद्दीन दोस्त न था। कारण यही था कि करीमुद्दीन पढ़ने से जी चुराता था। उसको यह भी भ्रम था कि मुंशी जी उसे अधिक महत्व देंगे, क्योंकि वे दूर के उसके चाचू लगते थे। एक दिन मुंशी जी ने सबको कक्षा में सवाल समझाकर 2 सवाल घर पर करने के लिए दिए। महीने में वे एक बार घर पर करने के लिए सवाल देते थे और 20 नंबर के उन सवालों में
पास होना आवश्यक था, नहीं तो विद्यार्थी कड़ी सजा पाता था। सभी ने सवाल करके दूसरे दिन कॉपी जमा की। करीमुद्दीन भी कॉपी जमा की। आधे घंटे में मुंशी जी ने सबकी कॉपियां जांच दी। फिर उन्होंने कहा, बच्चों, तुम में से सभी पास हैं, सिर्फ 2 लड़कों को छोड़कर। जो लड़के फेल हुए हैं वे थोड़ी और मेहनत करें, क्योंकि उन्होंने जरा सी भूल की है। पर इस कक्षा में सबसे अच्छे नंबर करीमुद्दीन को मिले हैं, उसे 20 में से 20 मिले हैं। पूरी कक्षा आश्चर्य में पड़ गई। किसी ने सोचा करीमुद्दीन शायद पढ़ने लग गया है, तभी सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। पर किसी ने सोचा कोई गड़बड़ी है, करीमुद्दीन तो लापरवाह लड़का है, वह पढ़ता लिखता ही नहीं है, किसी से पूछकर उसने सवाल कर लिए होंगे। 2-1 लड़कों ने यह भी सोचा कि मुंशी जी करीमुद्दीन के चाचू हैं, इसीलिए उसे सबसे अधिक नंबर दिए हैं। और एक लड़के ने तो ये भी सोच लिया कि मुंशी जी मुसलमान हैं और करीमुद्दीन भी, लिहाजा करीमुद्दीन को सबसे अधिक नंबर मिलेंगे ही। मुंशी जी कक्षा में सबकी प्रशंसा करके बोले, करीमुद्दीन, यहाँ आओ, तुम्हें अपने नंबर देखने चाहिए। करीमुद्दीन को काटो तो खून नहीं, वह सच्चाई जानता था, इसलिए खड़ा तो हो गया, पर मुंशी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुंशी जी ने फिर कहा, भैया करीमुद्दीन, यहाँ आओ, तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, आकर देख तो लो। बेचारा करीमुद्दीन डरते डरते मुंशी जी के पास गया। मुंशी जी ने उसे उसकी कॉपी दिखाई। वह सिर झुकाकर रह गया। फिर मुंशी जी ने वह कॉपी पूरी कक्षा को दिखाई। कॉपी के ऊपर बड़ा सा शून्य रखा था। मुंशी जी बोले, करीमुद्दीन, इस चक्कर में मत रहना कि तुम भी मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान हूँ, या मैं तुम्हारे दूर का चाचू हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नंबर ज्यादा दूंगा। मैं मुंशी जी हूँ, तुम्हारा भी और इनका सबका भी। जो लड़का पढ़ने में अच्छा है उसी को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हें नहीं पढ़ना तो कल से आना बंद कर दो, नहीं तो बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। आखिर करीमुद्दीन सिर झुकाए झुकाए ही अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बाद में करीमुद्दीन भी लगभग अच्छा विद्यार्थी बन गया, पर बना वह मुंशी जी की डांट फटकार से ही। आज मुंशी जी की ये बातें रह रह कर याद आती हैं। पूरे 2 वर्ष मुंशी जी ने हम लोगों को पढ़ाया। 3 वर्ष पहले उनका स्थानांतरण एक अन्य स्कूल में हो गया। जैसे ही ये सूचना स्कूल में आई, सारे विद्यार्थी फूट फूट कर रो उठे। कोई कक्षा में रो रहा है, कोई पेड़ के नीचे, कोई बैठे बैठे रो रहा है, तो कोई खड़े खड़े। मुंशी जी नियमानुसार कक्षा में आए। उन्होंने जब इस हालत में लड़कों को देखा तो धीरज बंधाते हुए कहा, तुम लोग रो मत, दूसरे अध्यापक भी अच्छे ही आएंगे। जैसा मैं वैसे और अध्यापक। किसी के दूसरे स्कूल में जाने से रोना क्या? पर रोने का कारण तो हम लोग जानते थे, और अध्यापक थे तो शिवशंकर वाजपेयी, राजीव शर्मा और खुद प्रधानाचार्य रामनाथ आदि। क्या इनमें कोई मुंशी जी जैसा था? एक हिंदी वाले अध्यापक को छोड़कर जो कविता लिख लेते थे,
मुंशी जी दूसरे स्कूल चले गए और हम लोग नए अध्यापक का इंतजार करने लगे। 1 हफ्ते तक कोई नहीं आया और 1 हफ्ते बाद मुंशी जी ही आ गए। क्या बात हुई पता नहीं, पर मुंशी जी को पाकर स्कूल में जैसे खुशी लौट आई, जैसे पतझड़ बसंत में बदल गया, जैसे भयानक लू के स्थान पर हवा के ठंडे ठंडे झोंके चलने लगे। कच्छपुरा के बाद मैंने और विद्यालयों में भी शिक्षा ली, किंतु मुंशी जी जैसी बात बाद में एक आध अध्यापक में ही दिखाई दी, वह भी उतनी नहीं। अब तो मैं भी अध्यापक हूँ और उम्र भी बहुत हो गई है, किंतु मुंशी जी जैसा अध्यापक क्या मैं बन पाया? यह सवाल मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ। आप लोगों ने ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करते हुए उनकी सीख और शिक्षा को मानना चाहिए। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही वह माध्यम है जिसके सहारे हम लोग एक अच्छे समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं।